तो ये है लेक्चर 4, चैप्टर 4 ट्रांजिएंट एनालिसिस। ठीक है, ये स्टार्टिंग लेक्चर है। ये इसका मतलब चैप्टर का स्टार्ट यहीं से हो रहा है। इसके पहले जो है उसमें लेक्चर 1 मैंने मिस कर दिया था, तो वो जो थ्योरी का पार्ट था वो पीछे नहीं लिखा हुआ है, स्टार्ट यहीं से है। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ते हैं। ये जो शब्द है ट्रांजिएंट, तो पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांजिएंट होता क्या है और कैसे हम उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिएंट का मतलब होता है सडन चेंज। ठीक है, सडन चेंज हुआ, लेकिन किस में हुआ सडन चेंज? तो सडन चेंज होगा वोल्टेज और करंट में। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट, कौन सा वोल्टेज कौन सा करंट? तो कोई भी सर्किट है उसमें अगर वोल्टेज और करंट का चेंज होता है सडन, तो क्या प्रभाव पड़ता है सर्किट के एलिमेंट्स पे और लोड पे? यही चीज़ का हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो देखो एक जो सर्किट होता है, कोई भी सर्किट हो, आर एल सी, यही तीनों कंपोनेंट से बना होता है। ठीक है, और एक साइड तुम्हारा सोर्स रहेगा, एक साइड लोड रहेगा। ठीक है, तो जो ट्रांजिएंट का इम्पैक्ट होता है वो रजिस्टर पे नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर जो होता है ये एक्टिव एलिमेंट है, मतलब ये मेमोरी एलिमेंट नहीं है, ये कोई एनर्जी स्टोर नहीं करता। ठीक है, ये बस एनर्जी कंज्यूम करता है। बात करें एल और सी की, तो एल और सी एक मेमोरी एलिमेंट है, मतलब ये एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटी इसमें रहता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी है, इसी के कारण जब वोल्टेज और करंट में ट्रांजिएंट आता है तो ये दोनों का वैल्यूज़ में बदलाव आता है। ठीक है, अब एल और सी के वैल्यू में जब चेंज आएगा तो हमारा जो आउटपुट में जो लोड लगा हुआ है उसके वोल्टेज और करंट में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो ट्रांजिएंट का असर किस पे पड़ा? फाइनली ट्रांजिएंट के कारण एल और सी चेंज हुआ और उसका असर हमें लोड के वोल्टेज और करंट में देखने को मिला। ठीक है, अब आता है ट्रांजिएंट होता कब है? तो जब भी स्विचिंग एक्शन किया जाता है, मतलब स्विच ऑन या स्विच ऑफ, मतलब जो सर्किट है उसको जब हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने का मतलब सोर्स कनेक्ट किए और उधर लोड कनेक्ट करके स्विच ऑन किए। जैसे पंखा है, पंखा में जैसे ही हम ये स्विच है इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो उस समय ट्रांजिएंट एक्शन होगा। ठीक है, और जैसे ही, जैसे मान लो ये स्विच किए, अभी ट्रांजिएंट हुआ, स्टेडी स्टेट आ गया। ठीक है, जैसे ही स्विच करते हैं तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वोल्टेज और करंट के वैल्यू में चेंज होता है। ठीक है, इसी चेंज के कारण ट्रांजिएंट आता है। ठीक है, अब ये चेंज हुआ क्यों? ये तुम्हारा सिंपल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज इनर्शिया। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना ही चाहेगा, इसीलिए जब हम सडन चेंज करते हैं तो वो क्या होता है, पंखा क्या होगा, रेस्ट में है और वो सडन मोशन में आ गया। ठीक ना, तो ये जो सडन चेंज हुआ उसके कारण एल और सी के एनर्जी पे इम्पैक्ट आ जाता है, जिसके कारण हमें लोड में वोल्टेज और लोड के वोल्टेज और करंट में वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब एल और सी में क्या वेरिएशन होता है? तो देखो सर्किट में अगर इंडक्टर लगा हुआ है और ये क्या है, ये तुम्हारा इनपुट है, इनपुट में वोल्टेज और करंट एक साथ आ रहा है। ठीक है, और ट्रांजिएंट के दौरान इंडक्टर में क्या होगा, इंडक्टर में एक प्रॉपर्टी होता है टू स्टोर करंट, जबकि कैपेसिटर में क्या होता है, टू स्टोर वोल्टेज। ठीक है, तो इंडक्टर में क्या होगा कि इंडक्टर बेसिकली कॉइल होता है। इंडक्टर होता क्या है, बेसिकली एक वायर है जो कि सर्कुलर मैनर में लपेटा हुआ है। तो ये क्या करता है, ये करंट को रोक लेता है, मतलब ये क्या करता है, स्टोर करंट। तो ये करंट को कंज्यूम करने लगता है और वोल्टेज तुम्हारा आगे बढ़ जाता है उस दौरान। ठीक है, तो लोड में हमें क्या देखने को मिलेगा, दैट इज़ लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, करंट लैग कर रहा है इसीलिए लैगिंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हमेशा करंट के टर्म में बोला जाता है। बात करें कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर में क्या हुआ कि कैपेसिटर वोल्टेज स्टोर करता है, तो जो वोल्टेज आ रहा है उसको कैपेसिटर रोक लेगा, मतलब कंज्यूम करने लगेगा और करंट एज इट इज़ आगे बढ़ जाएगा। तो इसको बोलेंगे लोड के साइड क्या हुआ, लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, अब ये जो चार्जिंग वाला सीन है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है, क्योंकि जैसे ही तुम स्विच ऑन किए तो करंट इसमें गया, करंट और वोल्टेज गया, ये करंट को रोका। ठीक है, और जब ये फुल हो गया तो करंट को पास होने दिया। फुल मतलब ये करंट को कंज्यूम करेगा, अपना स्टोर करेगा और इसका जितना कैपेसिटी है उसके बाद करंट को पास करने देगा। ठीक है, उसी तरह से ये वोल्टेज को भी पास करने देगा। तो सिर्फ ट्रांजिएंट के दौरान ये जो है अपना प्रॉपर्टी शो करता है, उसके बाद
ये तुम्हारा स्टेडी स्टेट में नॉर्मली तुम्हारा पास करने देता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग इंस्टेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट, मतलब ट्रांजिएंट स्टेट में क्या क्या बिहेवियर हो रहा है उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो अब एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस क्या चीज़ करेंगे, तो एल और सी का पर्पस क्या होता है सर्किट में डालने के लिए, तो बस यही एक पर्पस होता है कि ये करंट स्टोर करता है और ये वोल्टेज स्टोर करता है। करंट स्टोर करेगा तो ये क्या करेगा, बेसिकली जब करंट में वेरिएशन आएगा सप्लाई की तरफ से तो ये स्टोर कर लेगा। तो इससे क्या होगा, इसका एडवांटेज हमें सर्किट में ये मिलेगा कि जो वेरिएशन है वो डायरेक्ट लोड तक पहुंच के लोड को डैमेज नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है लिमिटिंग के तौर पे काम कर रहा है। उसी तरह से वोल्टेज में अगर वेरिएशन हुआ तो कैपेसिटर उस वेरिएशन को हैंडल कर लेगा और लोड तक पहुंचने नहीं देगा, ठीक है। यही एडवांटेज होता है ये दोनों का, ठीक है। तो पूरा खेला होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। तो अब हम लोग पढ़ते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। इसमें दो केस हैं, दैट इज स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल। स्टैंडर्ड में क्या होगा, स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग इक्वेशन तुम्हारा ये है, ये एक एक्सप्रेशन है, कैसे निकाला गया है, तो प्रैक्टिकली क्या इंडक्टर, पहले इंडक्टर का पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं सॉरी ये जनरल है। तो प्रैक्टिकली कैपेसिटर या इंडक्टर को डिस्चार्ज किया गया और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तुम्हारा वैल्यूज़ कैलकुलेट किया, उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट किया गया और उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बना दिया गया, ठीक है। इसमें वाई क्या है, ये तुम्हारा कोई इनपुट सिग्नल है, ये उस सिग्नल का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये वो टाइम है जिस टाइम के लिए तुम ये कैलकुलेट कर रहे हो, और ये टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। अब जैसे ये देखो सिग्नल में हर एक टाइम पे हम लोग सिग्नल का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, इस वैल्यू कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसमें टाइम कांस्टेंट क्या होता है, जब रिस्पॉन्स ऑफ द सिग्नल इज 36.8% ऑफ द इनिशियल वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू, देन वी से दैट टाइम इज़ द टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो उसको हम लोग टाउ बोल देते हैं। ये तुम्हारा कुछ डायग्राम बना, मतलब फिगर बना इस इक्वेशन का, ठीक है। अब आता है टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन। तो टाइम कांस्टेंट का एक जनरल डेफिनेशन होता है क्या, कि टाइम कांस्टेंट का क्या होता है कि टाइम कांस्टेंट पे सिग्नल का जो वैल्यू है उसको टाइम कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब सिग्नल का टाइम कांस्टेंट फिक्स होता है, तो उस टाइम कांस्टेंट पे सिग्नल का क्या वैल्यू है उसी को टाइम कांस्टेंट कहते हैं। या फिर तो अगर स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग केस का डेफिनेशन सुनोगे तो वही है, 36% ऑफ इनिशियल वैल्यू को हम लोग टाइम कांस्टेंट बोल देंगे, ठीक है। अब आता है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम का मतलब क्या होता है, तो ये देखो ये क्या है, डिस्चार्जिंग मतलब उसके पास कुछ एनर्जी होगा और वो अपना एनर्जी लोड के थ्रू डिसिपेट कर रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो अपना एनर्जी डिसिपेट करना बंद कर देगा, उसको बोलते हैं सेटलिंग टाइम। मतलब तुम्हारा इंडक्टर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है, अब वो और एनर्जी डिस्चार्ज नहीं कर सकता, मतलब और एनर्जी लोड को अब नहीं दे सकता, तो उसको बोलेंगे सेटलिंग टाइम, ठीक है। अब सेटलिंग टाइम जो है नेटवर्क थ्योरी में हम लोग सेटलिंग टाइम 5 टाउ लेते हैं, जबकि कंट्रोल सिस्टम में ये 4 टाउ लिया जाता है, ठीक है। बात करें नॉर्मल डिस्चार्जिंग, तो नॉर्मल क्या है, ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू था और इसमें हमने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। कहने का मतलब हमने क्या किया है, एक लिमिट लगा दिया है। लिमिट क्या लगाया है कि जब इंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो एक स्पेसिफिक वैल्यू तक ही डिस्चार्ज होगा, उससे ज़्यादा वो डिस्चार्ज हो ही नहीं सकता, मतलब ये एनर्जी उसमें हर हाल में बचा रहेगा, समझे ना, यही तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या किया, बेसिकली एक लिमिट ऐड कर दिया कि डिस्चार्ज होगा तो एक लिमिट तक ही डिस्चार्ज होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल डिस्चार्जिंग इक्वेशन, ठीक है। इसमें भी सारा कुछ वही है। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज़ मान लो कोई एक सिग्नल है IT इज इक्वल टू 10 e⁻⁴t। तो इसमें क्या है, ये देखो ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया, ये तुम्हारा सिग्नल हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया, और -4t क्या है, बेसिकली ये तुम्हारा -t/τ होता है फॉर्मूला में, देखो। तो तुमको -t/τ के फॉर्मेट में इसको रखना है
और टाउ का मतलब टाइम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। तो माइनस टी अपॉन टाउ के फॉर्मेट में अरेंज करोगे तो माइनस टी डिवाइडेड बाय 1/4। कहने का मतलब टाइम कांस्टेंट इस सिग्नल का क्या हो गया 1/4। उसी तरह से इसका 3। ठीक है। तो नेटवर्क थ्योरी में सर ने क्या बताया कि हम हमेशा स्टेबल सिस्टम को ही स्टडी करते हैं। स्टेबल सिस्टम मतलब उसका टाइम कांस्टेंट पॉजिटिव आएगा। ठीक है। जबकि बात करें कंट्रोल सिस्टम में, तो कंट्रोल के सिस्टम में अनस्टेबल सिस्टम को भी स्टडी करते हैं जिसका टाइम कांस्टेंट निगेटिव आता है। तो वही सर ने इसमें बताया कि नेटवर्क थ्योरी में हम सिर्फ और सिर्फ स्टेबल सिस्टम को ही डील करते हैं और इसलिए टाइम कांस्टेंट नेटवर्क सिस्टम में हमेशा पॉजिटिव आता है। अब आता है चार्जिंग का। तो जैसे डिस्चार्जिंग था वैसे ही चार्जिंग का ये इक्वेशन है, ये सेम चीज़ है, ये उसका ग्राफ है, ये भी नॉर्मल चार्जिंग का है। अब बात करते हैं डिस्चार्जिंग इन इंडक्टर। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जनरल एक्सप्रेशन पढ़ा। मतलब अगर चार्जिंग एक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ग्राफ उसका कैसा बनेगा। ठीक है। अब यही सब चीज़ हम लोग इंडक्टर में इम्प्लीमेंट करेंगे। कहने का मतलब इंडक्टर को जब चार्ज करेंगे तो ग्राफ उसका इन्हीं सब में से आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या इंडक्टर को डिस्चार्जिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या किए, इंडक्टर का एक सर्किट बना लिए एज इंडक्टर एज अ लोड। कहने का मतलब ये सोर्स है और ये इंडक्टर को चार्ज कर रहा है। तो उस दौरान इंडक्टर का वैल्यू कैसे लिखाया जाएगा, तो इंडक्टर में जो करंट जाएगा उसको IL बोलेंगे। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको प्लस माइनस, मतलब जो लोड के अक्रॉस कैसे होता है प्लस माइनस, वही तुम्हारा वोल्टेज हो गया। और इंडक्टर का वैल्यू L हेनरी। ठीक है। तो वोल्टेज कुछ ऐसे लिखाता है, दैट इज़ L di/dt। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है I × R। तो I इंडक्टर करंट और R यहाँ पे क्या है इंडक्टर। ठीक है। तो L। ठीक है। करंट का वैल्यू क्या होता है, करंट का वैल्यू 1/L इंटीग्रेशन VL dt। ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन में ये चीज़ देखो, माइनस इन्फिनिटी से टाइम t तक, तो इसको ब्रेक कर दो जीरो में, माइनस इन्फिनिटी से जीरो एंड जीरो से t। ये जो चीज़ है ये पास्ट टाइम बता रहा है, दैट इज़ जीरो माइनस। ठीक है। और ये जो है प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को ऐसे लिख लिए। तो ये हो गया इंडक्टर का वैल्यू। अब इंडक्टर का डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे। तो डिस्चार्जिंग में क्या है, अब मान लो यहाँ पे एक तो लोड लगा दिया। ठीक है। और ये सोर्स हटा दिया। तो अब ये तो चार्ज हो गया है ये सोर्स के कारण, तो अब ये एनर्जी डिसिपेट करना स्टार्ट करेगा लोड को। ठीक है। तो उस समय हम लोग पढ़ते हैं क्या हो रहा है। तो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ इंडक्टर क्या होगा, एनर्जी मतलब पावर। पावर का इक्वेशन क्या होता है I²R। ठीक है। तो वही I² और R यहाँ पे क्या है इंडक्टर। ठीक है। तो हाफ L। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ L IL²। ठीक है। ये जूल हो गया। तो अब यहाँ पे समझो जब डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका एनर्जी जा रहा है लोड को। ठीक ना। तो एनर्जी डिक्रीज़ हो रहा है और बेसिकली इससे करंट निकल के इधर जा रहा है, तो इसका मतलब करंट भी डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक ना। तो ये करंट डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिक्रीज़ होते होते क्या होगा, करंट का वैल्यू तो फाइनली मिनिमम होगा, दैट इज़ ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरह से एनर्जी डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब फाइनल वैल्यू क्या है जीरो। ये इन्फिनिटी क्या बताता है, ये स्टेडी स्टेट बताता है। मतलब ये मान लो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, तो 2 3 4 5 6 मान लो 10 सेकेंड के बाद पूरा एनर्जी ख़त्म हो गया, तो ये तुम्हारा स्टेडी स्टेट। ठीक है। ट्रांजिएंट के जस्ट बाद आता है स्टेडी स्टेट। ठीक है। ट्रांजिएंट सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग एक्शन को बोलता है, मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को ट्रांजिएंट बोलेंगे और उसके जस्ट बाद आ जाएगा स्टेडी स्टेट। कोई भी डिवाइस जब ऑपरेट करता है तो वो स्टेडी स्टेट में ही हमेशा ऑपरेट करता है। ट्रांजिएंट तो बस स्विचिंग, जैसे पंखा है तो पंखा को तो जब स्विच ऑन करेंगे उस समय ट्रांजिएंट आएगा। बाकी रात भर पंखा चल रहा है तो रात भर क्या हो गया स्टेडी स्टेट हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखो करंट जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव होता है, ये हमेशा होता है। ठीक है। तो अब चूँकि करंट का डेरिवेटिव निगेटिव है तो इसमें अगर L से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी निगेटिव आएगा। कहने का मतलब वोल्टेज भी निगेटिव है। ठीक है। अब ये क्या है, ये ट्रांजिएंट वोल्टेज है, ये तुम्हारा क्या है स्टेडी स्टेट वोल्टेज। ये क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है। तो ये देखो IL इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या है मिनिमा, तो बेसिकली L इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ मिनिमा। तो मिनिमा होता क्या है, मिनिमा कोई नंबर होता है, कोई एक वैल्यू होता है। ठीक है। वेरिएबल नहीं होता है, ये फिक्स्ड वैल्यू होता है। और नंबर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है जीरो। तो कहने का मतलब
इसका कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा 0 वोल्ट। कहने का मतलब स्टेडी स्टेट वोल्टेज या फाइनल वोल्टेज कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। 0 वोल्ट का मतलब क्या होता है शॉर्ट सर्किट। कहने का मतलब इंडक्टर स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो सर्किट में जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो इंडक्टर को जब स्टेडी स्टेट में हमें सर्किट में एज्यूम करना होगा तो इंडक्टर को हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब आता है ग्राफ। तो देखो इंडक्टर का ये क्या है करंट। ये करंट का एक्सप्रेशन कहाँ से आ गया, जो पहले पढ़े थे स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग इक्वेशन, ये वही तुम्हारा स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग इक्वेशन, दैट इज सिग्नल इंस्टेंटेनियस वैल्यू एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन टाउ। उसी तरह से वोल्टेज, तो वोल्टेज तुम्हारा क्या था, देखो ट्रांजिएंट वोल्टेज नेगेटिव था, स्टेडी स्टेट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ट्रांजिएंट वोल्टेज तुम्हारा नेगेटिव है, नेगेटिव से 0 की ओर बढ़ा और स्टेडी स्टेट पे 0 वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ है, ये तुम्हारा क्वाड्रेंट 4 में है। ठीक है, जबकि ये तुम्हारा क्वाड्रेंट 1 में है। ये तुम्हारा वही करंट है और वही रिस्पेक्टिव वोल्टेज है, इसका ग्राफ निगेटिव है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कैसे, बोलने के स्टाइल में क्या बोलेंगे कि डिस्चार्जिंग के दौरान इंडक्टर में करंट डिक्रीज करता है जबकि वोल्टेज निगेटिव होता है। अब देखो ये जो चीज़ है इसको डिक्रीज या इंक्रीज बोलना सही नहीं होगा। ठीक ना, तो करंट को बोलेंगे डिक्रीज